नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और हम बात कर रहे हैं नए संसद भवन की, जिसके उद्घाटन को लेकर सरकार और विपक्ष में सियासी वार पलटवार का सिलसिला तेज है। कल होने वाले समारोह को भव्य रूप देने के लिए सरकार की तरफ से जबरदस्त तैयारियां हैं, जबकि 20 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है। वहीं एनडीए की पार्टियों समेत कुल 25 दल इस समारोह में हिस्सा लेंगे। इधर विपक्ष की मांग है कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं, लिहाजा उनके हाथों नई संसद का उद्घाटन होना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास को बदला जा रहा है। नीतीश ने कहा कि नया संसद बनाने की जरूरत क्या थी। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जो नफरत की भाषा इस्तेमाल करते हैं उनके समारोह में क्यों जाना, जबकि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार की पहल अच्छी है। उमर अब्दुल्ला ने भी नए संसद के निर्माण की सराहना की है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर नई संसद की तस्वीरें जारी की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के वीडियो के साथ ट्वीट किया है। लिखा है, नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। ये वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की एक झलक है। मेरा एक विशेष अनुरोध है, अपनी आवाज के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो आपके विचारों को पहुंचाए। उनमें से कुछ को मैं रीट्वीट करूंगा। माय पार्लियामेंट माय प्राइड को इस्तेमाल करना ना भूलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए संसद भवन को लेकर बेहद तल्ख बयान दिया है और सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हो दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना। दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 35 साल 23 साल पहले हमने ये सपना देखा था जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो नया पार्लियामेंट तो बनाना ही था। तो मैं बधाई देता हूं कि नई इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया, वरना पार्लियामेंट इतना जल्दी नहीं बनता है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने नए संसद भवन का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि एक पल के लिए उद्घाटन को लेकर हो रहे हंगामे को अलग कर दें तो ये भवन स्वागत योग्य है। पुराने संसद भवन ने हमारी अच्छी सेवा की है, लेकिन कुछ वर्षों तक वहां काम करने वाले व्यक्ति के रूप में हम में से काफी लोग अक्सर नए और बेहतर संसद भवन की आवश्यकता के बारे में बात करते थे। देर आए दुरुस्त आए, बस इतना ही कहूंगा और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और किस प्रकार से कार्यक्रम कल होगा नए संसद भवन के लिए, वो आपको हम बता देते हैं। नए संसद भवन का जो उद्घाटन समारोह होना है वो कैसे होगा। सुबह 7:15 बजे पूजा के लिए प्रधानमंत्री का आगमन होगा। यहाँ पर 7:30 बजे महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पंडाल में पूजा होगी। साढ़े 8 से 9 बजे तक सदनों का अवलोकन किया जाएगा, इन्हें देखा जाएगा यहाँ पर घूमकर। 9 बजे लोकसभा चेंबर में कार्यक्रम होगा। 9:30 बजे संसद लॉबी में प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा के बाद प्रधानमंत्री वापस लौट जाएंगे। फिर 11:30 बजे संसद के उद्घाटन के लिए मेहमानों का आगमन होगा। 12 बजे संसद में प्रधानमंत्री आएंगे। 12:07 पर राष्ट्रगान होगा। 12:10 पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का स्वागत भाषण होगा। 12:17 पर संसद पर 2 लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी।
12:29 पर हरिवंश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। 12:38 पर राज्यसभा में नेता विपक्ष का भाषण होगा। 12:43 पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भाषण होगा। 1 बजे प्रधानमंत्री सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। 1:10 पर प्रधानमंत्री का भाषण होगा और 1:30 बजे लोकसभा महासचिव का धन्यवाद ज्ञापन होगा। तो कल की सुबह हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के लिहाज से एक नई सुबह होगी। कल सुबह से ही देश के दिल यानी दिल्ली में नई संसद के उद्घाटन समारोह का दौर शुरू हो जाएगा। इस बेहद खास मौके पर यह जरूरी है कि हम मौजूदा संसद के इतिहास और उसके पूरे दौर को जानें और नई संसद की जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझें। पुरानी से नई हो रही संसद की पूरी कहानी बता रही हैं हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद। दिल्ली की सबसे नायाब इमारत, हमारे लोकतंत्र की शान। बीते 96 साल से तनकर खड़ी ये इमारत अब जल्द ही इतिहास का हिस्सा होने वाली है। ब्रिटिश वास्तुकारों एडविन लटिन और हर्बर्ट बेकर ने इसकी रूपरेखा बनाई थी। इसे बनाने में 7 साल लगे, 1921 से 1927 तक। इसे भारत की नई राजधानी की मुख्य प्रशासनिक इमारत होना था। कम लोगों को मालूम है कि हमारे संसद भवन और मध्य प्रदेश के मुरैना में बने 11वीं सदी के 64 योगिनी मंदिर में हैरान करने वाली समानताएं हैं। दोनों इमारतों की बुनियादी ढांचा लगभग एक जैसी है। इससे इस बात का अनुमान मिलता है कि शायद हमारे संसद भवन के वास्तुकारों ने अशोक चक्र के अलावा इस प्राचीन मंदिर से भी कोई प्रेरणा ली हो। इस ऐतिहासिक इमारत ने देखी कई घड़ियां जिन्होंने भारत के इतिहास को आकार दिया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। It is a government that has betrayed the mandate of the people. हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। पंडित नेहरू से नरेंद्र मोदी तक आजादी से अब तक के 75 सालों में 15 प्रधानमंत्री यहाँ होने वाली संसदीय कार्यवाही का हिस्सा रहे। यहाँ बहसें हुई, चर्चा हुई, विचार हुआ। इन दीवारों के भीतर कई कानून बने जिन्होंने देश के इतिहास को नया मोड़ दिया। हालांकि लोकतंत्र के इसी मंदिर में दोस्तियां भी दिखी, टकराव भी दिखे, भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप भी दिखे और कई बार ठहाके भी। जब मैं माननीय अधीर जी को देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार
अधीर जी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। वे भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। गाँव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहबरों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ और हमने अपने 9 बहादुर जवान खो दिए, जिन्होंने अपनी जान की कीमत पर इसकी रक्षा की। इसके निशान अब भी बचे हुए हैं। हालांकि ये इमारत भी अपनी ढांचागत उम्र की अंत की ओर बढ़ रही है। इमारत में थकान के निशान दिखने लगे हैं। लगातार बढ़ रही कमेटियों के सदस्यों के लिए जगह छोटी पड़ रही है। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं की कमी दिखती है और ये ख्याल भी है कि आने वाले कल को जब संसदीय सीटों के लिए परिसीमन होगा और सदस्य संख्या बढ़ेगी तो उन्हें कहां बिठाया जाएगा। इस लिहाज से एक नई इमारत की जरूरत तो थी ही। मुझे उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि आज से 30-32 साल पहले जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे और शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तो शिवराज जी ने एक दफा मुझे अपने कमरे में बुलाया, स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। आज का उस वक़्त का जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ उतने ही एमपीज के लिए है जितने उस वक़्त थे, लेकिन अगर 200-300 और एमपी बढ़ेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। तो ये नया संसद भवन बनाने के लिए अहमदाबाद के सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग के अध्यक्ष विमल पटेल को चुना गया। वो बता रहे हैं कि अगले 150 साल तक टिके रहने वाले इस भवन में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। Parliament's facilities need to be modernized and expanded. This was something that has been sort of a formal demand by parliaments in 2012, and that is what was taken up first. नए संसद भवन का बिल्ट-अप एरिया 65,000 वर्ग फुट है। जगह के अधिकतम इस्तेमाल के लिए त्रिकोणीय संरचना बनाई गई है। सांसदों के लिए बड़े कक्ष हैं। लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। सेंट्रल हॉल में 1272 सदस्य आ सकते हैं। ऑफिस स्पेस अल्ट्रा मॉडर्न है। एक शानदार पुस्तकालय भी है। नए संसद भवन पर फैसला करने से लेकर इसकी डिजाइन की चर्चा तक और अगले 2 साल तक इसके निर्माण का जायजा लेने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर निर्माण के हर चरण में दिलचस्पी दिखाई और इस विशेष दिन पर वो उन 60,000 श्रम योगियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने ये भव्य भवन बनाया है। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे।
हालांकि संसद की गरिमा उसके सदस्यों के व्यवहार, उनके आचरण, उनके तौर तरीकों और फैसलों से उसे आकार मिलता है और इसलिए ये उम्मीद है कि जो इन कुर्सियों पर बैठने आएंगे, लोकतंत्र की मंदिर की गरिमा और उसके सम्मान का ख्याल रखते हुए काम करेंगे। एनडीटीवी इंडिया के लिए मेघा प्रसाद। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मध्य प्रदेश से, जहां पर एनआईए ने एटीएस के साथ संयुक्त अभियान में आईसिस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जबलपुर में रात भर छापेमारी हुई है। ये छापेमारी 13 जगहों पर की गई है। अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में धारदार हथियार, गोला बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों का नाम सैयद मामूर अली, मोहम्मद आदिल और मोहम्मद शाहिद बताए जा रहे हैं। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, 13 जगहों पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि काफी डिजिटल उपकरण भी जब्त हुए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल कादम्बिनी, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर हिजबुत तहरीर के देश के पहले मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने का दावा किया था एटीएस ने, और हिजबुत तहरीर दरअसल 60 देशों में उस पर वो काम करता है, लेकिन 16 देशों में हिजबुत तहरीर पर बैन लगा हुआ है। और अब जाकर जबलपुर में ये जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, एनआईए ने सीधा ऑपरेशन किया है इसमें, और 13 जगहों पर रात भर छापेमारी हुई और उसके बाद 3 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया और भोपाल की एनआईए अदालत में पेश किया गया। कल देर रात से ही आधा दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसर वहां की सड़कों पर तैनात थे और देर रात ये माजरा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती जबलपुर के कई इलाकों में हुई थी। और इन लोगों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कट्टरपंथी थे और हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये प्लानिंग कर रहे थे, उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे, आईसिस के लिए प्रचार सामग्री का प्रसार कर रहे थे, युवाओं को प्रेरित कर और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से उन्हें भड़का रहे थे, और उसी कोशिश में वो गोला बारूद खरीदने की कोशिश में भी जुड़े हुए थे। और ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई वकील है, कोई और ज्यादा इसने पढ़ाई कर रखी है। एनआईए के लोगों ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर इसमें और कुछ नहीं बताया, लेकिन जो चीजें यहाँ से छनकर खबर में आ रही हैं कि इन पर आईसिस के लिए भर्ती करने के लिए ये कई जगहों पर लोगों को तकरीर दे रहे थे। तो एक के बाद एक पहले पिछले साल यहाँ पर बांग्लादेश की चरमपंथी संगठन के कुछ लोग पकड़े गए थे भोपाल में, फिर हिजबुत तहरीर, और अब ये आईसिस के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना और उनको भड़काकर शामिल करवाने के आरोप में कुछ लोगों को पकड़ा गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो लोगों को भड़काने का और आईसिस की जो आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करने का आरोप इन लोगों के ऊपर लगा है और पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा अभी हमारे सहयोगी ने बताया अनुराग ने। ये काफ़ी चिंताजनक बात है, लेकिन 3 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है और जांच चल रही है। और आज नीति आयोग की बैठक हुई है और इसमें क्या कुछ निकला है, मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, सुनते हैं। And in some ways the great national debate on Vikasit Bharat and the Amrit Kaal really got going on August 15th when Honorable Prime Minister spoke from the ramparts of the Red Fort. But let me at this point just request CEO Shri B.V.R. Subramaniam to pick up the thread on the themes that were discussed and some of the guidance we got from Honorable PM. Thank you, Dr. Berry. As he has mentioned, this is the 8th meeting of the Governing Council of Niti Aayog. It's almost held every year. I think it skipped one particular year because there were COVID and other issues, but we held that on VC. Again, as Dr. Berry has said,
This was held in Pragati Maidan for the first time. So the first time that the convention center was being used, and I'm sure as and when the pictures of the meeting are released, you will see it's a very grand structure. The third is, what was the theme? The theme was Vikasit Bharat. And I think it's important. Why was the theme chosen? As VC has said, last 15th of August is when the Prime Minister gave the call that India should be prepared for the next 25 years. This is the Amrit Kal. And at the end of the Amrit Kal, Bharat ek Vikasit Desh banega. We will be a developed nation in the next 25 years. And why is Vikasit Bharat so important at this point? It is important because India is at a takeoff moment. And what is the takeoff moment? We are not only the largest country by population, which we just probably crossed in the month of April by some estimates, we are also the world's 5th largest economy. But if you look at it, the 5th is going to become 3rd in a couple of years. 2, demography is in our favor, not just in terms of total numbers of people, but also in terms of the number of youthful people. India has about 20% of the world's working age population in a couple of years, and it is going to be the largest provider of working age people for the next 20 years or so. Our average age, or the median age of our population, is between 28 and 29. Just for comparison, in our neighborhood, the average age is about 39. So that shows the kind of lead we have, and this population is going to be reasonably youthful for a while. The time has come for India to utilize this opportunity. Countries which have crossed this particular level of development actually then go through a rapid period of sustained high-speed growth if the correct things are done. So we actually have a 20-25-year period where if we do the right things and do things the right way, then the country can actually meet its aspirational goals. There are other things which are going for India. Digitization is very high in the country. The world actually looks towards Digital India, as the Prime Minister said in the meeting. He said, I've just come back from foreign tours, and then the amount of interest that is there on the kind of activity that is happening in India on the digital front is something which is actually stunning the rest of the world, and they're looking at us with amazement. In addition to that, we're a highly entrepreneurial economy. I mean, we have the world's 3rd largest startup ecosystem. There are almost over 90,000 startups which DPIIT has got on their records, and we have over 100 unicorns. So given our aspirational population, given the demographics, given GDP which is there at this point, given that we're on the last mile in terms of resolving a lot of basic access issues like Sadak, Bijli, Pani, we are at a point where we actually now move from basics to actually going towards development. So I think that was the theme. The second is the whole world is looking at India. And that's what the Prime Minister emphasized multiple times, that this is an opportunity for us to grab. And he mentioned that to all the chief ministers, saying that go and grab the opportunity that is there. And he has emphasized that India grows when states grow. I think that captures why Vikasit Bharat becomes relevant to states. Because bulk of the action to become Vikasit Bharat is at the state level. Be it industries, be it electricity, be it water supply, be it skill development, be it education, be it health, everything is in the states. So I think that's where an organization like Niti Aayog plays a very good role, and that's what the Governing Council is all about. It is a platform where the center, states, union territories sit together, discuss their developmental experiences, look at the long term, exchange notes, and try to align their goals and their plans and strategies so that तो नीति आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि क्या बैठक में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री कई राज्यों के यहां पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने उनको बताया है कि ये मौका है जहां पर विकसित भारत में वो योगदान कर सकते हैं और अपने अपने राज्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। सही तरीके से सही चीजें करने पर भारत अपने विकसित देश होने का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के उस अध्यादेश के खिलाफ लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और अध्यादेश को पास कराने से जुड़े प्रस्ताव को राज्यसभा में गिराने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज केजरीवाल ने हैदराबाद जाकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इससे पहले केजरीवाल ने ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया है, जिसके विरोध में केजरीवाल मुहिम चला रहे हैं ताकि अध्यादेश किसी सूरत में राज्यसभा में पारित न हो पाए। Modi government today has insulted the people of the state of Delhi. I can say without iota of doubt, it is insult to the state, the Delhi state people. It is the public mandate. The government has not been nominated by anybody. Government has been mandated by the people of Delhi state. इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं मोदी जी, आप ऑर्डिनेंस विथड्रॉ कीजिए। ये अच्छा नहीं है। आप इमरजेंसी की बात ही फिर दोहरा रहे हो, वही बात ला रहे हो। देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थी। हमने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी और जैसा भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो, उनकी पार्टी और उनकी पूरी सरकार दिल्ली के लोगों के साथ है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात देश के जनतंत्र को बचाने की है। जो अध्यादेश पारित किया गया है वो देश के जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। सो उनके सपोर्ट से हमें बहुत ताकत मिली है और हम इस सपोर्ट के लिए मैं पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और अब खबर राजस्थान से। वहां के फतेहपुर में पिछले 4 दिनों से बारिश जारी है। तेज बारिश से शहर का बुरा हाल है। वहीं नगर परिषद की तैयारियों के दावों की पोल भी खुल गई है। तूफान की वजह से कई जगहों पर दीवारें ढह गई हैं। छतों में लगे टिन शेड और सोलर सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर में 27 और 28 और 29 3 दिनों में भारी बारिश, तेज आंधी और ओला गिरने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका बताई गई है। हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, तैयारियों की यहाँ पर फतेहपुर में पोल खुल गई है, लेकिन चेतावनी जयपुर के लिए भी है। वहाँ किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए कादम्बिनी, यहाँ पर जो इस तरह से जो स्टॉर्म आया है उससे ना सिर्फ काफी नुकसान हुआ है, लेकिन 13 लोगों की जानें भी गई हैं। और जिस तरह से ये तेज हवा चल रही थी उससे पेड़ गिर गए हैं, टोंक में काफी नुकसान हुआ है, दीवार ढह गई है और जो सोलर, जिसके छतों पे सोलर लगा था, कहीं कहीं तो सोलर भी उखड़ गया है। तो ज्यादातर ये नॉर्थ राजस्थान और आप देखते हैं कि ईस्ट राजस्थान, वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से ये जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर बना था, तेज रफ्तार से वहां पर हवाएं चली हैं। अभी भी सतर्क रहने की चेतावनी है, लेकिन एक दिन पहले जो तूफान आया था सबसे ज्यादा नुकसान उसने किया है और आज वैसे मौसम सही रहा है। जी, क्या किसी मुआवजे वगैरह की भी बात हुई है? लोगों का इतना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, जिन लोगों की जानें गई हैं उनको मुख्यमंत्री राहत कोष जो है उसमें से 4 लाख से ज्यादा मुआवजा मिलने की बात जरूर हुई है। और वो क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत आता है, आपदा प्रबंधन के तहत आता है, तो उसमें मुआवजा मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। आईफा अवार्ड जब भी होता है तब हर तरफ इसकी चर्चा आम होती है। इन चमकते सितारों के बीच एनडीटीवी पहुंचा और हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने इस दौरान उर्वशी रौतेला से बात की। With us, Urvashi Rotela. Hello, very warm welcome. Yeah, thank you. Who are you wearing, and if you can define your look? My look is very angel and princess inspired, and I'm wearing Omani designer Ekle Zura. Okay.
And you really rocked at Cannes. And is there one thing that no celebrity really talks about or tells about Cannes? Any secret? For example, someone said that you really have to wait for a very long time to get on the red carpet. Something like that, an untold secret from Cannes. I think it's different depending on the movie premiere. If the movie has somebody like really big stars, then it's going to be really busy at the carpet. Or if it's a movie, depending on the timings, it depends. Urvashi, a lot of fuss about your crocodile necklace. Your comments? My comments will always be that this. The crocodile neck piece itself, there's a very interesting story behind it. Back in 1975, Maria Felix, she went to the Cartier because she had to pet baby crocodiles, and which she absolutely loved. So she went there, and they definitely curated a beautiful neck piece, which had emeralds and yellow diamonds on it, with the two baby crocodiles, like a elegant design on the neck piece. So it's very iconic. It is a very emotional story. And you look lovely, but people are questioning the authenticity of it. Do you have any comments for them? I feel, it's really amazing because there are a lot of people, after me wearing crocodile neck piece, every single girl wants to wear it for her wedding, or she wants to wear it for events. But now there are a lot of jewelry designers who are making the same crocodile neck piece and selling it off. Okay. So if they are selling it for cheaper price, and if all the girls can actually fulfill their purpose of wearing a crocodile neck piece, I am successful as a person because I wore it, and I never ever thought that it would garner such attention and people talking about the crocodile. Go wear it, guys. Go wear it. Huh? I'm telling them, go wear it. Go all out and wear it. Go wear it and all out. And there are a lot of copies of the crocodile neck piece in the market right now. A lot of jewelers, they are selling it off, so which is great. Yours was made by Cartier. Okay, yeah. Lovely. Thank you so much. That's Urvashi Rothela on NDE TV. This is Arun Singh signing off. उधर राजकुमार राव अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अलग अलग तरह की फिल्में करके उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। राजकुमार राव इस बार आईफा की मेजबानी भी कर रहे हैं। इस टैलेंटेड अभिनेता से बात की हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने। We are doing राव की राय। ओके, अवार्ड्स तो हो रहे हैं, लेकिन आपकी राय में बेस्ट एक्टर इस साल का कौन था? ये बहुत ही मुश्किल सवाल कर लिया आपने यार। मैं पता नहीं कौन था बेस्ट एक्टर इस साल का। आप अपना नाम भी ले सकते हैं। नहीं, मैं क्यों लूं? आपके हिसाब से कौन था? राजकुमार राव, of course. Thank you so much. Thank you. I would like to thank all my directors. Thank you. I love you too. And best actress? Alia, I think she was amazing in Gangubai. Bhumi was fab in Badhai Do. Yeah. All set for IFA? Absolutely. You're hosting all it? set. Hosting it, yes. Who are you wearing? Anamika Khanna. Lovely. Thank you. Have a good time. Thank you.